मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजू चंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे थे कि एक सीरीज की शुरुआत किया गया था, जो मॉडल पेपर 2024 संभावित प्रश्न, जिसके तहत विज्ञान और गणित से संबंधित कई सेट आपके लिए प्रोवाइड कराया गया है। इसी क्रम में आपको गणित में सेट नंबर 5 है। आपको जानकारी होगी कि एक सेट में मैट्रिक एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम होगा, उसमें आपको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, जिसमें से 50 करने होते, इसलिए 50-50 का एक सेट बना के आपके पास लाया गया है। तो चलिए शुरू किया जाता है। सेट नंबर 5 है। इसके पहले 4 जितने सेट है, सेट 4 है, वो अपलोड किया जा चुका है, जो प्लेलिस्ट में है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और मॉडल पेपर 2024 के नाम से होगा, और वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको मैथ का और साइंस का दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 5+3√2 क्या है। अब देखिए क्या है। अगर 5 और ये प्लस है तो 3√2। अब 5 क्या है, तो 5 क्या है, 5 एक तो परिमेय संख्या है। 5 क्या है, परिमेय संख्या है। और 3√2 देखिएगा तो क्या है, √2 है। ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ये क्या है आपका, अपरिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय प्लस अपरिमेय ही हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय, तो देखिए क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या, हाँ जी अपरिमेय संख्या, ठीक है। यानी 5 क्या है, तो 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर सभी परिमेय संख्या होता है। तो 5 3 है और √2 है। रूट अंडर नहीं आना चाहिए, रूट अंडर आ गया तो ये अपरिमेय हो गया। परिमेय और प्लस अपरिमेय अपरिमेय होता। आपको हम बताए हुए थे जब थ्योरी पढ़ा रहे थे इस चैप्टर का, तो हमने वहां पे बताया था कि याद कीजिए फॉर्मूला, परिमेय प्लस माइनस गुना भागा परिमेय बराबर आएगा परिमेय। प प प पढ़ाए थे। उसके बाद पढ़ाए थे प प्लस माइनस गुना और भागा। अगर अप रहे, अपरिमेय रहे, तो ये आएगा अप। अगर आपका अप रहे और प्लस माइनस गुना भागा और अप रहे, ये नहीं बताया जा सकता है कि क्या होगा। कभी परिमेय भी हो सकता है, कभी अपरिमेय भी हो सकता है। यानी आपको 3 फॉर्मूला हमने बताया था कि प प प होता है, यानी प फॉर परिमेय, परिमेय का प्लस माइनस गुना भागा। परिमेय से करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा, और इसके परिमेय का प्लस माइनस गुना भागा अगर अपरिमेय से करेंगे तो अपरिमेय नहीं निकलेगा। और अपरिमेय अपरिमेय होगा तो परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते। उस केस में क्या है, उस केस में आपका 5+3√2 है। तो ई तो क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय अपरिमेय का जोड़ क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको ये वाला चीजें याद रखिएगा। प प प प अप 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 प या अप। ठीक है, प प प यानी परिमेय परिमेय परिमेय, उसका जोड़ घटाव गुना भागा कुछ भी हो। परिमेय अपरिमेय का अपरिमेय, अपरिमेय अपरिमेय का परिमेय या अपरिमेय, कुछ दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। जब हम आपको थ्योरी में पढ़ा रहे थे वास्तविक संख्या वाला चैप्टर में, तो अभाज्य संख्या के लिए बोले थे कि इसका गुणनखंड 2 होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए, अनंतर स्वयं संख्या होना चाहिए वो। तो देखिए 28 का गुणनखंड करेंगे तो 28 को क्या करेंगे, 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा, और 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, यानी बहुत सारा गुणनखंड है। ये तो अभाज्य नहीं। अभाज्य संख्या के लिए हमेशा 2 गुणनखंड होना चाहिए। अब 69 का देखेंगे तो 69 का क्या करेंगे, ये भी देखेंगे तो 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और 6 से कटेगा क्या, नहीं 6 से नहीं, 7 से, 8 से, बहुत तरीके। अब और एक कटेगा, मतलब 69 से तो कटेगा ही कटेगा। देखो यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 आ गया भी तो नहीं होगा। 71 का देखिए 1 से कटेगा, नहीं तो 71 से कटेगा, यानी ये इसी का 2 आपका गुणनखंड मिल रहा है, 2 अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है, यानी यही अभाज्य। अब देखिएगा कि 63 का, तो 63 का भी चेंज कीजिए, चेक कीजिए, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 100 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, देख लीजिए, और कम से कम 63 से तो कटेगा ही कटेगा। तो 3 आ गया, जबकि हमारा ओनली 2 अब मतलब फैक्टर होना चाहिए, 1 और 71, इसलिए मेरा आंसर 70। तो हम आपको अभाज्य के समय पढ़ाए थे। इसी के साथ हम आपको पढ़ाए थे कि स्व अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या, स्व अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसे दो संख्या जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए,
वो HCF 1 होना चाहिए, वो अभाज्य होता है। उसी तरह हमने पढ़ा था ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, तो वैसा दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 होना चाहिए, अंतर क्या होना चाहिए 2, अभी आप याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, नहीं अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय होना चाहिए। तो देखिए √7, √7 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। √13 ये भी अपरिमेय। √25 को जब देखिएगा तो ये √5 का स्क्वायर है, एक बाहर निकलेगा तो 5 क्या हो गया, तो ये क्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है तो ये आपका परिमेय होगा, यानी परिमेय हो गया। जब है अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय है। देखिए ए अपरिमेय है, ए अपरिमेय, ए भी क्या होगा, √31 ए भी अपरिमेय होगा, यानी एक ए अपरिमेय है, यानी यही तो अपरिमेय नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या, ठीक है। तो बस ऐसे संख्याओं के लिए आपको बस देखना होता है कि रूट अंडर में है तो क्या उसका इंटीजर बाहर निकल जाएगा क्या, अगर निकल जाएगा तो वो आपका पूर्णांक संख्या हो जाएगा, और पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या आपका परिमेय संख्या। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। जब आपको पढ़ाए थे तो हमने पढ़ाया था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का होगा, यानी रिपीटिंग होगा। और अपरिमेय संख्या में पढ़ाया था कि उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा या अशांत अनावृत्ति होगा, ठीक, अनावर्ती होगा, ठीक। तो इसमें पूछ रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए उसके बाद एक और हम पढ़ाए थे कि कोई भी संख्या a/b, अगर ए परिमेय संख्या है तो इसका प्रसार शांत होने के लिए क्या होना चाहिए कि b को हमको लिखना चाहिए 2 × 5, m और n, 2 और 5 के गुणनफल में हमको b को नीचे वाले को लिखना होगा, ठीक। तब इसमें सब में चेक कर लीजिए कि किसको हम 2 और 5 के, सिर्फ 2 और 5, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसको क्या लिखिएगा, इसको तो 3 × 5 लिखिएगा, 3 आ गया, हमको 3 तो चाहिए नहीं, यानी ये नहीं हुआ। 160 का करना है, अब 160 का करना है तो 160 का निकाल लीजिए, क्या गुणनखंड, 2 8 2 40 2 20 2 10 2 25, यानी 1 2 3 4 5, ये क्या होगा 2 के पावर 5 गुना 5, और यानी क्या देख रहे हैं 2 और 5 के गुणनफल में आ गया नीचे वाला, तो यही आंसर होगा, यानी दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। तो अब क्या बोलिएगा सर ये सब का दशमलव प्रसार शांत नहीं है, चेक कर लीजिए, इसका 60 का कीजिएगा तो क्या होगा 2 30 2 15 3 5, यानी 2 × 2, यानी आएगा 2 के पावर 2 3 × 5, 2 चाहिए 5 चाहिए, लेकिन 3 हमको नहीं आना चाहिए नीचे वाले का गुणनखंड में, तो 3 ये नहीं हुआ। अब 5 35 का कीजिएगा, 35 का कीजिएगा क्या होगा 5 × 7, 5 तो रहना चाहिए लेकिन 7 नहीं आना चाहिए, इसलिए भी नहीं, यानी दशमलव प्रसार शांत उसी समय होगा जब वो परिमेय संख्या का नीचे बटा के नीचे का होगा, उसको हम 2 और 5 के गुणनफल में ही लिख सकते हैं, तभी संभव है, अन्यथा इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे थ्योरी में तो हमने इसको काफी डिटेल से पढ़ाया था कि दो लगातार संख्याओं का कब कब क्या होगा। हमने उस समय बताया था आपको कि एचसीएफ जब रहता है, जब एचसीएफ होता है तो एचसीएफ ना क्या होता है, एचसीएफ आपका एक समय 1 होता है और एक 2 होता है। तो हम आपको बताए थे कि एक कब कब होता है, एक हम कब कब बताए थे, इसके लिए 4 बताए थे हम कंडीशन कि दो, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं, आप ढंग से देखिएगा इसको, कि एचसीएफ के केस में हमने बताया था कि एचसीएफ जब एक कब कब होगा, ये 4 कंडीशन हो, जब दो लगातार संख्या, दो लगातार संख्या का एचसीएफ आपसे पूछे, एचसीएफ क्या होगा आपका 1 होगा, दो लगातार संख्याओं का पूछे तब। अब इसी में पूछे दो लगातार सम संख्या पूछे, सम नहीं विषम, दो लगातार विषम संख्या पूछे, विषम संख्या का एचसीएफ तब, या दो अभाज्य संख्या का पूछे, अभाज्य, दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ का सीएफ, या आपको
या स्व अभाज्य संख्या का हो, अभाज्य संख्या हो, तो इसका एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 हो। या दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ पूछे, कभी जैसे 5 6 का पूछ दे, 7 8 का पूछे, 9 10 का पूछे, 11 12 का पूछे, 1000 1001 का पूछे, तो हमेशा 1। दो लगातार विषम संख्या का पूछे, जैसे 3 5 5 7 7 9, ये सब विषम संख्या है, लगातार वाला विषम संख्या, तो उसका भी एचसीएफ 1। दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ पूछे तो उसका भी 1। तो अभाज्य संख्या का पूछे तब भी उसका एचसीएफ 1। ठीक है, एक केस होता है जिसमें 2 होता है। एक एचसीएफ 2 होगा कब, जब ये आपका होगा दो लगातार संख्या, दो लगातार सम संख्या रहे, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ, दो लगातार दिख रहा, दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ पूछे ना, तब आपका 2 होता है। तो ये चीजें सब याद रखिएगा ना, तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये हमेशा याद रखिए, दो लगातार सम संख्याओं का सम ही होगा। सम संख्या शुरू होता है 2 से तो 2, दो लगातार विषम संख्या का विषम संख्या 1 से शुरू होता है तो 1, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ 1, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1, अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1। ठीक, अब इतना जानिएगा तो एक क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम क्या होता है, 2। नहीं मार दीजिएगा, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम 2 होता है, इसमें कोई दिक्कत है। एक कब होगा, तो एक 4 केस में, जब दो लगातार संख्या हो, जब दो लगातार विषम संख्या हो, जब दो अभाज्य संख्या हो और दो स्व अभाज्य, 4 केस में। ठीक है, अब चलिए, ये तो हो गया कि याद। बाय द वे मानिए कि आपने याद किया और एग्जाम हॉल में आपका फंस गया, तब आपको याद ही नहीं आया कि बताइए कि यार 1 था या 2, एक ही 2 का तो लफड़ा है। और हो सकता है कि आपको मिस्टेक हो जाए कि भाई दो सम संख्याओं का महत्तम सा 1 था या 2 था। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए ना रटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। बोला है दो लगातार सम संख्या है, तो कोई दो लगातार सम संख्या मान लीजिए। तो सम संख्या शुरू कहां से होता है, 2 3 तो विषम 4, 2 4 लगातार संख्या है, सम संख्या। अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, तो इसका एचसीएफ कितना इजी है, 2 दूना 4 कट गया, यानी 2 एचसीएफ, यानी 2। जब एक के लिए फॉलो हो गया तो सभी दो लगातार सम संख्याओं का हमेशा 2 ही आएगा। अगर वही विषम के लिए पूछ दे तो 1 और 3 क्या है आपका, विषम है, तो 1 3 से कीजिएगा, 1 3 कट गया 1, यानी 1 आपका एचसीएफ निकल। तब ऐसे क्वेश्चन बोले ना, तो जो बोले उसका 2 इजी वाला ले लीजिए। बोला है दो लगातार सम संख्या, तो भाई हम दो लगातार संख्या ले लिए, 2 और 4, 2 और 4 का एचसीएफ निकाल लिए, 2 आया, यही होगा आंसर। अब इसी से हम और बड़ा संख्या के लिए भी याद करके रखते हैं कि हमेशा कभी कंफ्यूजन हो गया है भाई कि 2 होगा या 1 होगा, तो हम मान लेंगे कि चलो 2 अभाज्य संख्या इतना मान लिए, जब आ गया इसके लिए ये सही है, तो यानी सब मान के चलिए ऐसा दे दे 76 77 78, 76 78 का एचसीएफ निकालिए। अब करने जाइएगा, उसका भी एचसीएफ क्या, दोनों ये क्या है, दोनों विषम सम संख्या है और सम संख्या लगातार है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब मान के चलिए आपको ऐसे दे दे 1000 और 1002, 1002 दोनों क्या है, दोनों सम संख्या है, और इसका भी एचसीएफ निकालिएगा तो क्या होगा, 2 2। तो हम छोटा वाले को पकड़ के चेक कर लेंगे कि हाँ भाई 2 आ रहा है, तो सब दो लगातार सम संख्याओं का हमेशा 2 आएगा। सम हो तो सम, लगातार में हो तो लगातार में भी 1 2 कर लीजिए, उसका भी 1। ठीक है, तो ऐसे भी बिना याद किए हुए भी समझ के रखा जा सकता है। अगर याद हो जाता है तो बड़ी बात, अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो 1/अल्फा 1 प्लस बीटा का मान बताइए। अब इसको क्या है, तो इसको सॉल्व कर लेता है। अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा, अल्फा से कटेगा तो ऊपर बीटा आएगा, और प्लस बीटा से कटेगा तो ऊपर अल्फा आएगा, यानी क्या है, अल्फा प्लस बीटा और बाई अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब इसमें माइनस बी बाई ए देखिए क्या है, माइनस, और बी क्या है 1 और बटा ए 1, यानी -1, और अल्फा इंटू बीटा क्या है सी बाई ए। तो सी क्या है, देखिए सी क्या है -2 और 1 ए है 1, तो माइनस इक्वल टू -2, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -1 और अल्फा इंटू बीटा -2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी 1/2। तो देखिए 1/2 कहीं है क्या, हाँ 1/2 यहाँ पे है, तो मेरा 1/2 हो गया। तो बस ऐसे क्वेश्चन में बस इसका एलसीएम निकाल के बट्टा पड़ कर लिया, अल्फा प्लस बीटा आपको मालूम होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a, जो कि हमने द्विघात समीकरण में पढ़ा रखा है। यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, यानी क्या है, एनवा पद दिया हुआ है कि an प्लस बी है,
nवां पद क्या है, an प्लस बी है, तो इसका पदांतर निकालिए। तो हमने बताया था कि पदांतर निकालने के लिए कम से कम 2 पद हमको चाहिए, तभी तो अंतर उसका निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। जब n1 बराबर 1 डालेंगे तो t1 निकलेगा, 1 निकलेगा a प्लस बी। जब n बराबर 2 डालेंगे तो t2 निकलेगा, और ये हो जाएगा 2a प्लस। अब पदांतर के लिए क्या होता है, पदांतर के लिए क्या होगा, t2 माइनस t1। t2 क्या है, 2a प्लस बी और माइनस a प्लस बी। तो क्या होगा, 2a प्लस बी माइनस a माइनस बी। तो 2a में से a जाएगा तो a, और b कैंसिल a, यानी पदांतर मेरा क्या निकल गया, a। अंतर निकला मेरा a। ठीक है, बस आपको कॉमन सा थोड़ा सा पकड़ के रखना है कॉन्सेप्ट को, कोई क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं है। बिंदु इतना इतना का भुज बताइए। जब देखिए कोई भी पॉइंट, कोई भी बिंदु होता है ना, उसको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, भुज, भुज बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कोटि। इसको एब्सिसा बोलते हैं, और एब्सिस क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। पूछ रहा है भुज बताइए, भुज क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 9। एक्स कोऑर्डिनेट 9 है, 9 तो है ही नहीं, क्वेश्चन गलत होगा, नहीं तो आंसर में गलत होगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है। 6 माइनस 5 है, ये आपका ना 6 है। क्या है, 6, 6 और माइनस 5 है, 6 और माइनस 5 है। मतलब यहाँ पे मानिए ऐसे 6 है, 6 और माइनस 5 है, तो क्या होगा, 6 होगा इसका। इसका क्या हो जाए, भुज यही होता है, भुज, तो 6 हो जाएगा। माइनस 6 नहीं जी, 6 होगा, माइनस 5 नहीं, 5 नहीं, 6 होगा सिर्फ। पहले वाले को भुज बोलते हैं, बाद वाले को कोटि बोलते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाले को भुज और वाई कोऑर्डिनेट वाले को कोटि। 2 3 का स्थिति क्या है, अब देखिए 2 भुज है, 3 कोटि है। तो देखिए ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव में होता है, इधर वाई एक्सिस होता है, इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर माइनस वाई एक्सिस। अब 2 है तो 2 मान लीजिए कि यहाँ पे 2 है, और इधर वाई एक्सिस में 3 है, 1 2 3, यहाँ मान लीजिए 3 है। बिंदु कहाँ होगा, इधर चलेंगे, इधर चलना है 2 और इधर चलना है 3, यानी यहाँ पे आ गया बिंदु, ये बिंदु हो गया 2 3। अब 2 3 कौन सा पद में है, प्रथम पद में, इसको बोलते हैं प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चौथा पद या चतुर्थ पद, ये है प्रथम। तो हमेशा याद रखिए कि प्रथम पद जो होगा वो प्लस प्लस होगा, ये आपका होगा माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस होगा, और ये माइनस। ठीक है, तो याद रखिए आप कि पद वाला में क्या होता है। यदि x बराबर a, यदि आपको बोल रहा है कि यदि x बराबर a है और y बराबर b, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 तथा a इतना बराबर 4 के हल हो, तो a और b के मान बताइए। अब बोल रहा है x बराबर a और y बराबर b इसका हल है, तो हल है तो क्या होता है, उसमें डालेंगे तो उसको संतुष्ट करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखिए x, अब देखिए x माइनस वाई बराबर 2 है, इसमें x की जगह a डालिए, y की जगह b डालिए, बराबर 2 होगी। अब यहाँ क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 है, यहाँ भी a और यहाँ b बराबर 4। अब देखिए इक्वेशन मेरा 1 हो गया, इक्वेशन मेरा 2 हो गया। अब दोनों का क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो जोड़ दीजिए। a माइनस बी बराबर 2 है और a प्लस बी बराबर 4 है, तो जोड़िएगा तो ये कट जाएगा, a 2a और बराबर 4 2 6, यानी a बराबर 6/2 यानी 3। a बराबर क्या निकला, 3, a बराबर 3 निकल गया, तो किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। a बराबर 3 हो गया तो इसमें डालते हैं, देखिए 3 माइनस बी बराबर 2, तो माइनस बी बराबर 2 माइनस 3 यानी माइनस 1, बी बराबर 1, यानी a बराबर 3 या b बराबर 1, a बराबर 3 या b बराबर 1 मेरा आंसर आ गया। यानी कोई भी मान अगर किसी इक्वेशन का वो हल होगा, तो यानी उसमें वही मान रखने पे उसका वो क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखिए, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। देखिए मूल्यों की प्रकृति जानने के लिए हमको क्या जानना चाहिए, विवेचक आना चाहिए, यानी d आना चाहिए। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4a और c। यहाँ देखिए b क्या है, b 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1, c क्या है 4, 4 माइनस 4 चुका 16, यानी माइनस 12। क्या देख रहे हैं कि d जो है लेस देन 0 है, क्योंकि माइनस में है। जब d लेस देन 0 होता है तो मूल्यों की प्रकृति क्या होता है, अवास्तविक। वास्तविक तो होगा नहीं, वास्तविक नहीं भाई, वास्तविक नहीं, अवास्तविक। जब यही वास्तविक और समान होता है तो d बराबर 0 होता है,
वास्तविक और असमान होता है तो डी ग्रेटर देन 0 होता है, और जब अवास्तविक है तो डी लेस देन 0। ठीक है, तो मूल्यों की प्रकृति हमारा क्या देखेंगे, डी -12 आ रहा है यानी लेस देन 0 यानी अवास्तविक हल मिलेगा इसके, यानी कोई वास्तविक हल नहीं। अब देखिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताइए, तो दूरी क्या है, तो दूरी फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, रूट अंडर x2 बाई x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 माइनस x1, किसी को x1 x2 मान लीजिए, तो ये देखिए x2 माइनस x1 इसको मान लीजिए 2 माइनस 4 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 3 और -1 का दी होल स्क्वायर और सारा का सारा रूट अंडर में। अब देखिए 2 में से -4 गया था -2 यानी -2 का होल स्क्वायर और प्लस देखिए माइनस प्लस 3 1 4 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 अंडर, रूट अंडर कितना हो गया 20। अब 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 5 लिख सकते हैं, 4 का तो बाहर निकल जाएगा 2 और रूट अंडर 5 रह जाएगा, 2 रूट अंडर 5 हो गया। ठीक है, इसका आंसर यानी जो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, जैसे वर्ग रूट के अंदर है 4 तो उसका निकलेगा 2 बार, 2 रूट अंडर 5 मेरा बीच की दूरी। नेक्स्ट देखिए बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु इतना की दूरी। अब देखिए बोल रहा है कि एक मान के चलिए एक बिंदु 4 और 10 ए है और इसकी एक बी है 2 और 2 बी है और इसका मध्य बिंदु कैसे निकलता है, मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, नहीं होता ना मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु निकालिए 4 और 2 6 का आधा 3 10 है क्या 10 2 12 का आधा 6 यानी ये मेरा मध्य बिंदु निकल गया। अब बोल रहा है कि मध्य बिंदु से बिंदु 0 2 के बीच का, माने कोई बिंदु यहाँ पे 0 2 है, अब इसके बीच का आपको पूछ, अब इसमें लिए आपको दूरी फार्मूला लगाना होगा, तो दूरी फार्मूला बराबर क्या होगा, दूरी बराबर रूट अंडर। अब देखिए y2 x2 माइनस x1, तो x2 इसको मान लीजिए, तो x2 में से x1 जाएगा तो -3 का दी होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 2 में से -6 -4 का दी होल स्क्वायर यानी 3 3 9 और प्लस 4 चौका 16 और रूट अंडर 16 9 25 और रूट अंडर 25 का निकलेगा आपका 5 यानी 5 इकाई इसका। एक क्वेश्चन क्या हुआ, एक तो आपसे मध्य बिंदु पूछता था, मध्य बिंदु पूछ लिया, उसके बाद पूछ दिया कि भाई दूरी बता दीजिए एक और पॉइंट से, कुछ नहीं है, हम इस दोनों का मध्य बिंदु निकाले और इससे इसके बीच की दूरी यानी दो बिंदु मिल गए तो दूरी फार्मूला लगा दिए हम, x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर रूट अंडर में। नेक्स्ट देखिए यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A इतना, B इतना तथा C इतना हो तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बताइए। अब बोल रहा है कि कोई त्रिभुज है, A है, B है और C है, ये दिया हुआ है x1 y1, ये दिया हुआ है x2 y2 और ये दिया हुआ है x3 y3। इसका बोला है कि केंद्रक के निर्देशांक बताइए, तो केंद्रक का निर्देशांक जो होता है ना वो क्या होता है, तीनों का सम यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। इधर शायद नहीं दिख रहा हाँ, नहीं होता है, बस x1 प्लस x2 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 यानी वर्टेक्स, तीनों वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट का सम कर दीजिए बटा 3। तो देखिए इसमें क्या है, ए में क्या है, तो देखिए मैं जो निर्देशांक केंद्रक होगा उसका देखिए फॉर्मूला हम लगाते हैं, केंद्रक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। x1 देखिए कहाँ है, x1 2 है, 0 है और प्लस 4 बटा 3 और देखिए 4 है, 6 है और -1 बटा 3, 4 2 6 6 बटा 3 और 6 4 10 में से 9 बटा 3, ये क्या हो जाएगा 4 6 4 10 में से 9 बटा 3, 3 दूना 6 3 3 2 और 3, 2 और 3 देखिए आंसर होगा। ठीक है, तो निर्देशांक क्या हुआ ये, तो हमेशा याद रखिए फॉर्मूला है आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए 3 4 फॉर्मूला यहीं पे एक साथ आ गया, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हो, तो हम आपको सारा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं एक में। देखिए जब दो पॉइंट के बीच यानी x1 y1 और x2 y2 के बीच का दूरी पूछे ना, तो
दूरी बराबर क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर। अब देखिए x2 माइनस x1 कीजिए या x1 माइनस x2 कीजिए, स्क्वायर है तो बात बराबर है, y2 माइनस y1 कीजिए चाहे y1 y2 कीजिए, यानी किसी एक कोऑर्डिनेट का भुज लीजिए, दूसरे भुज में से घटा के स्क्वायर कर दीजिए, उसका कोटि लीजिए, दूसरे कोटि का घटा के उसके स्क्वायर कर दीजिए, दूरी फार्मूला। ठीक, एक तो ये हो गया। अब दो बिंदु का दिया हुआ है ए और बी, ये है x1 y1 और ये है आपका x2 y2 और इसका मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु क्या इससे निकलता है, मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। मध्य बिंदु निकालना है तो दोनों बिंदु जो दिया हुआ है, दो बिंदु का भुज और कोटि दिया हुआ है, तो दोनों भुज का सम बटा 2 और दोनों कोटि का सम बटा। ठीक, अभी एक ए हो गया। अब एक और आपसे पूछा कि मानिए कि ये त्रिभुज दिया हुआ है और तीनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए बी सी, इसका x1 y1 का x2 y2 और इसका x3 y3। तब केंद्रक पूछा, तो केंद्रक बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये क्या हुआ, आपने क्या देखा, आप देखिए कंफ्यूजन दूर कीजिए, दूरी फार्मूला में तो रूट में है, ठीक, मध्य में क्या है x1 प्लस x2 यानी 2 का सम बटा 2, 2 का सम बटा 2 और यहाँ है 3 का सम बटा 3, 3 का सम बटा 3, यानी दो कोऑर्डिनेट है, जब मध्य बिंदु है तो दोनों का भुज का सम बटा 2, कोटि का सम बटा 2। जब वही केंद्रक पूछे यार, तीन कोऑर्डिनेट दिया है, तीन निर्देशांक दिया हुआ है, तो तीनों का सम बटा 3, तीनों का सम बटा 3। ऐसे कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यदि बिंदु इतना इतना और इतना समरेख हो तो, अब देखिए बोल रहा है कि कोई ये तीनों बिंदु जो है मानिए कि एक ही लाइन पे है, इसको बताइए, 1 2 0 0 और ए बी, बोला कि तीन मानिए तीन बिंदु है, तीनों एक ही लाइन पे है। अब बोले ये एक लाइन है तो इसका एक स्लोप पढ़े होंगे कि स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है ना, स्लोप किसको क्या बोलते हैं स्लोप को हिंदी में, स्लोप यानी ढाल शायद बोलते हैं। ढाल क्या होता है कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x, किसी भी लाइन का y1 और x2 क्या है, बिंदु है, भुज और कोटि का दो बिंदु का है। तो देखिए अब इसका एक स्ट्रेट लाइन है यानी संरेख है, एक लाइन है, तो इसका स्लोप हमेशा यानी ढाल हमेशा बराबर होना चाहिए, यानी इस दोनों पॉइंट से ढाल निकाले और इस दोनों पॉइंट से ढाल निकाले, ढाल तो क्योंकि एक रेखा है तो हमेशा ढाल बराबर होना चाहिए, कर देना है तो ढाल बराबर होगा। तो पहले ए बी का ढाल निकाल लिए, ए बी का ढाल निकालेंगे, ढाल लिखिए, आपको थोड़ा बढ़िया से बता दें, ढाल ए बी बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 0, 0 माइनस 2 और 0 माइनस 1, तो क्या निकला -2 बाई -1 यानी 2। अब निकालिए ढाल BC का निकाल लीजिए, ढाल BC का लिए y2 माइनस y1 तो b माइनस 0 और a माइनस 0 यानी b बाई। अब देखिए ढाल ए बी और ढाल बी सी, ढाल ए बी और ढाल बी सी बराबर होना चाहिए क्योंकि एक ही एक स्ट्रेट लाइन है, एक ही रेखा है, तो दोनों को बराबर कर लीजिए, यानी 2 बराबर बी बटा ए, यानी 2a बराबर बी। क्या रिलेशन निकला, 2a बराबर बी का रिलेशन, ये है मेरा आंसर। एक कंसेप्ट याद कर लीजिए, कभी भी आपको पूछे तीन बिंदु दे दे और पूछे कि तीनों बिंदु को बताइए कि एक संरेख रेखा है, तो क्या करना है कि स्लोप निकालना है आपको। दो दो बिंदु को ले लीजिए, एक बार ये दोनों को ले लीजिए स्लोप निकालिए, एक बार ये दोनों को निकालिए स्लोप निकालिए। स्लोप का फॉर्मूला याद कर लीजिए कि y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है। देख तो प्रमेय है, आपको प्रमेय इसको प्रूफ भी करना था, तो ये थेल्स साहब ने दिया था, सर्वप्रथम थेल्स साहब ने दिया था कि दो समान कोणिक त्रिभुज, यानी समान कोणिक त्रिभुज मतलब समरूप त्रिभुज, क्या मतलब क्या हुआ, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह किसका कथन है, तो थेल्स साहब का कथन, याद रखिएगा थेल्स, इसी को थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान होगा। बोल रहा है, छोटा नहीं ना, ठीक, बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग
तीसरी भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो तीसरी भुजा के समूह कोण का मान बताइए। अब देखिए, अब देखिए, अब ये सोचना चाहिए आपको कि बोल रहा है किसी त्रिभुज दो भुजाओं का वर्गों का जोड़। मानिए आप पाइथागोरस आपको याद होगा तो आपको मालूम होगा कि पाइथागोरस में क्या होता है, अगर ए भुजा एक है या ये है तो क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, नहीं होता है ना। तो वही बोला यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का, यानी एक भुजा ए एक भुजा ए, दोनों का वर्ग का जोड़ तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तीसरी भुजा एसी है, एसी के बराबर होता है, क्या हो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है ना ऐसा, ये पाइथागोरस का स्टेटमेंट है। तो बोल रहा है तीसरी भुजा के सम्मुख कोण, यानी जो तीसरी भुजा है इसके सम्मुख कोण यानी सामने वाला कोण कितना डिग्री का है, तो 90 डिग्री का होता है ना पाइथागोरस में, 90 डिग्री। बस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रमेय जो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करना भी रहता है, तो उससे ये क्वेश्चन बनना था। ये स्टेटमेंट दिया था पाइथागोरस का, तो पाइथागोरस निकाल लेते हो, इसके सामने का 90 डिग्री। अब देखिए ए बी सी और डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। अब देखिए कि यहाँ पे ऐसे है, समरूप त्रिभुज है तथा बी सी बराबर इतना, ई एफ बराबर इतना, यदि इतना क्षेत्रफल इतना है तो इतना बराबर इतना नहीं, कुछ नहीं है। ये बता रहा है कि ए आपका ऐसा है, एक ए बी है, ए बी सी और डी ई एफ, दो त्रिभुज दिया हुआ है, दोनों समरूप है। क्या है, समरूप। BC बराबर 3 दिया हुआ है, BC क्या दिया हुआ है 3, और EF बराबर 4 दिया हुआ है, EF 4 दिया हुआ है। यदि ABC का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 54, क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर का, तो DEF निकालिए, DEF का क्षेत्रफल यानी DEF इसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो आपको प्रमेय याद कीजिए, एक प्रमेय हम आपको बताए थे कि क्या, जब कोई दो त्रिभुज समरूप हो, दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर, यानी जैसे ए बी, तो ए बी का वर्ग ए बी स्क्वायर और डी ई यानी डी का स्क्वायर का अनुपात होता है। तो आपको एक थ्योरम पढ़ा हुआ है, क्या होता है, तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इसके संगत भुजा था। देखिए अब संगत भुजा में ये दोनों समरूप है, तो संगत भुजा क्या हो सकता है, ए बी डी ई, ए सी डी एफ, बी सी ई एफ। तो हम किसी से निकाल सकते हैं, जैसे देखिए कोई से निकाल सकते हैं, ए बी स्क्वायर बटा डी ई एस, ए सी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर, क्या बराबर बी सी स्क्वायर बटा डी एफ एस, कोई भी संगत भुजा का स्क्वायर होगा। अब हम देखेंगे कौन सा दिया हुआ है, तो हमको दिया हुआ है बी सी, हमारा ए यूजफुल है, यानी हम किससे निकालेंगे, बी सी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। देखिए बी सी कितना दिया है 3, तो 3 3 9, ई एफ कितना दिया है 4 4 6 16, और ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 54। तो हमारा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, एक ही अननोन है ना, तो उधर भेजिए, इसको इधर ले आइए, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर ये उधर जाएगा इधर जाएगा, तो 54 गुना 16 बटा 9, 9 छक 54, 16 छक 98, 98 आंसर आएगा। तो देखिए क्या देखा आपने कि बस आपका जो थ्योरम था उसका यहाँ पे यूज किया गया। थ्योरम क्या था कि दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा ना उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से, अब देखिए एक वृत्त है, वृत्त के अंदर कोई एक बिंदु दे दिया गया, वृत्त पर कितनी स्पर्श, अब इससे कितनी स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक भी नहीं किया जाए। स्पर्श रेखा तो ऐसे होगा ना कि अंदर तो स्पर्श रेखा थोड़ी जा सकता है, तो अंदर जाएगा ही नहीं, तो इस बिंदु को टच ही नहीं करेगा, यानी मेरा आंसर जी। हमेशा याद रखिए कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे कोई स्पर्श रेखा खींची नहीं जा सकती है। जबकि और केस में देखिए, जब वृत्त के अंदर ऐसे है तभी कोई स्पर्श नहीं होगा, और बिंदु वृत्त के अंदर ऐसे कोई दो वृत्त है तभी एक खींचा जाएगा, जब कट करेगा तो दो खींचा जाएगा, जब आपको अलग अलग रहेगा, अलग अलग स्पर्श करेगा, मानिए कि स्पर्श करे तो आपको 1 2 और ये 3,
जब अलग अलग रहे, मान के चलिए किधर बना दे अलग अलग, आप देखिए जब अलग अलग रहे तो इसमें एक, इसमें दो, इसमें देखिए तीन, इसमें चार। जब अलग अलग रहे तो चार, अंदर रहे तो एक, अंदर से स्पर्श करे, अंदर में स्पर्श नहीं करे तो जीरो, अंदर में स्पर्श करे तो एक, कट करे तो दो, इसमें दो, और इसमें स्पर्श करे, बाहर से स्पर्श करे तो तीन, अंदर से स्पर्श करे तो एक, बाहर से स्पर्श करे तो तीन, और कट करे तो दो, और अलग अलग रहे तो चार आपका स्पर्श रेखा। अब देखिए नेक्स्ट, यदि त्रिभुज इतना तथा इतना में ए बी बराबर, यहां बराबर होगा बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब। अब बोल रहा है कि कोई त्रिभुज है, देखिए ए बी सी है और डी ई एफ है, ठीक। बोला ए बी बटा डी है, ए बी बटा डी, ठीक है, ए बी बटा डी है, ठीक। बी सी बटा, देखिए बी सी, बी सी कैसे, बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ, ठीक। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर दोनों त्रिभुज अगर समरूप है और हमें दिया हुआ है ए बी बटा बी सी, ए बी बटा डी और बी सी बटा ई एफ, तो बताइए समरूप का कौन सा कंडीशन होगा। तो देखिए जब ए और ए है, दो भुजा बराबर हो गया तो इसके बीच का एंगल बराबर हो जाएगा, तो समरूप नहीं हो जाएगा। भुजा एंगल भुजा, भुजा भुजा एंगल भुजा, ठीक है। तो यानी एंगल, एंगल बी और एंगल ई बराबर होना चाहिए। कौन होना चाहिए, एंगल बी और एंगल ई बराबर होना, तभी यह समरूप, ठीक है। तो संगत भुजा देखना चाहिए हमेशा कि संगत भुजा उसके उसी के बीच का कोण बराबर होगा। समद्विबाहुक समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब देखिए समद्विबाहु बोल रहा है और समकोण बोल रहा है सी है। अब ये मान लीजिए ये समकोण सी पे है, तो ए मान लीजिए इधर और इधर बी मान, समद्विबाहु है, समद्विबाहु है मतलब ए और ए बराबर है। एबीसी में जहां सी समकोण है तो ए बी स्क्वायर। अब देखिए पाइथागोरस यहां लगाइएगा, पाइथागोरस लगाइएगा तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। अब हमको पूछ रहा है कि ए बी स्क्वायर बताना है, अब हमको ए सी स्क्वायर में रखना है। अब देखिए ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, समद्विबाहु है यानी ए सी बराबर बी सी है, ठीक। तो हमको किसी एक के बराबर रख देना है, तो ए सी को रहने दीजिए। अब बी सी बराबर ए सी रख दिए तो ए बी ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। अब ए सी क्या हो जाएगा, टू ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। देखिए तो ऐसा है क्या, बी स्क्वायर बराबर टू ए सी स्क्वायर, देखिए टू ए सी स्क्वायर है यहाँ पे। अगर हम ए सी को बी सी में चेंज करते तो क्या आता, टू बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर आता। टू बी सी स्क्वायर में देखिए टू बी सी स्क्वायर है क्या, नहीं, देखिए बी सी स्क्वायर है यानी तो फोर बी सी है, और टू रहता तो ये भी आंसर हो जाता, लेकिन टू नहीं दिया क्योंकि यही आंसर सही करना है, टू ए सी एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसकी केंद्र O है पर खींची गई दो स्पर्श रेखा PA तथा PB के बीच का कोण 80 है तो PAOA कोण का बताइए। अब ये तो क्वेश्चन कई बार हमने बता दिया है आपका, चलिए आज भी एक बार बताते हैं। बोला P से O है A, तो P से स्पर्श है PA और PB खोजा गया। PAB के E80 यानी A 80 डिग्री कोण है यहाँ के बीच में, तो POA बताइए, POA ए वाला एंगल बताना। अब देखिए, अब ये देखिए ए तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा होता है तो ये 90 डिग्री का होता है, और 80 है तो इसको काटेगा तो ये 40 होगा। तो देखिए 90 40 कितना हो गया, 9 4 13 130 हो गया। और एक त्रिभुज ई वाला त्रिभुज देखिएगा तो तीनों का कोण 180, 180 में से 130 जाएगा तो क्या होगा, ये 50, 50 आंसर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, बस ये आपको जानना चाहिए था कि ये 90 होता है कि त्रिज्या, और अगर स्पर्श रेखा के जिस बिंदु पर स्पर्श करता है उस बिंदु पे अगर त्रिज्या का लंब होते हैं तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। और ये 80 है, इसको डिवाइड करेगा 40 में 40 में, तो 9 4 13 और 5 18, यानी त्रिभुज का सम 180 होता है, त्रिभुज के कोणों का सम। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार की डी पैरेलल बीसी तथा एडी डीबी है, तो यदि ए बराबर इतना तो सेंटीमीटर हो तो एसी का मान बताइए। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, कुछ नहीं है, आपको बस फिगर बनाइएगा बन जाएगा। ए बी सी ये भुजाओं ए बी और ए सी पे दो बिंदु बनाइए, यहाँ पे दो बिंदु ऐसे बनाइए,
डी और ई, डी और ई पैरेलल इसके है, कि डी पैरेलल देते ए डी बटा डी बी। तो देखिए अगर आपको प्रमेय पढ़े हुए हैं कि कोई त्रिभुज में किसी भुजा के पैरेलल समानांतर अगर कोई भुजा हम दूसरे भुजा के बिंदु से ड्रॉ करते हैं, जैसे एक भुजा ये हुआ और ये दूसरा तीसरा भुजा हुआ, इसके पर कोई बिंदु और इस पे कोई बिंदु को मिलाएं इस तरह की इसके समानांतर हो, तो क्या होता है, समानांतर होते ए डी बटा, फॉर्मूला आपको मालूम है कि ए डी बटा क्या होता है, डी बी और बराबर ए ई बटा। अब देखिए ए डी बटा डी बी दिया हुआ है, ए डी बटा डी बी दिया हुआ है 3=1, ये यानी ए ई बटा ए सी। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, ए सी का मान बताइए, यानी ए सी यानी पूरा का मान बताइए, जबकि ए ई आपका दिया हुआ है, ए ई आपका 6.6 दिया हुआ है, 6.6 दिया हुआ है। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है कि ए ई बटा ई सी बराबर क्या निकला है, 3, क्या निकला है 3। अब देखिए हमको पूछना है ए सी, तो ए सी इसमें है क्या, ए सी इसमें नहीं है, तो ए सी हम लाएंगे ना, ए सी लाएंगे तो ए ई हमको मालूम है, ठीक है, ए ई मालूम है तो ई सी निकाल लेते हैं हम। ए ई कितना है, ए ई दिया हुआ है 6.6 बराबर ई सी बराबर 3, ई सी उधर जाएगा तो ई सी और ए 6.6 इधर आ जाएगा 3, 2.3, 2.2 यानी ई सी बराबर क्या निकला 2.2। अब देखिए ई सी बराबर 2.2 निकला और ए सी ए 6.6 है, अब पूरा पूछेगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 6.6 2.2 यानी 8.8 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे प्रमेय का उपयोग करना था, जो कि आपको ये काफी बार प्रमेय देखे होंगे, ये बहुत ही इजी और छोटा प्रमेय है। देखिए नेक्स्ट, समांतर श्रेणी इतना का तो 10वां पद कौन है, तो देखिए कोई भी पद nवां पद पहले लिखिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए 10वां पद लिखना है, यानी n बराबर 10 पुट करेंगे, t 10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए a क्या है, पहला पद होता है तो 8 है, प्लस 10 में से गया 9, और डी क्या होता है सारबंतर, तो 2 पद लीजिए उसके घटाइए, 10 में से 8 गया 2, यानी 8 प्लस 9 दूना 18, 18 8 26, देखिए 26 है क्या, तो 10वां पद क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, समांतर श्रेणी में हमने पढ़ा रखा है सब चीज। यदि समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो के का मान बताइए। देखिए कुछ देर पहले भी आपको इसी टाइप का क्वेश्चन कराए थे कि कोई एक मूल दिया हुआ है, कुछ पूछा था, तो देखिए किसी भी इक्वेशन का अगर वो मूल होगा यानी रूट होगा, तो वो मूल क्या करेगा, उसको संतुष्ट करेगा या सेटिस्फाई करेगा। अब सेटिस्फाई करेगा तो इसमें पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2kx प्लस 4 बराबर 0 है, तो मूल है इसका 2, तो x बराबर 2 पुट करेंगे, बराबर 2 पुट, 2 का स्क्वायर 2k इंटू 2 4 बराबर 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4k और प्लस 4 बराबर 0। अब 4 4 हो जाएगा क्या 8, तो 8 0। अभी देखिए 4k है और इधर माइनस में 8 जाएगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा -8/4 -2, दिख रहा है -2, यानी k बराबर क्या निकला 2। कहीं भी मूल दिया हुआ है तो मूल को उसमें डालिए और सेटिस्फाई कराइए यानी संतुष्ट कराइए, और आपका जो वैल्यू पूछेगा वो निकल जाए। समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है, तो मान लीजिए पद क्या होता है a प्लस 1 इंटू डी। अब ये शून्य है, एनवा पद शून्य है, तो पहला पद इसका क्या है 21, अब प्लस एन रहने दीजिए क्योंकि एन निकालना है हमको। डी देखिए सारबंतर निकालिए, सारबंतर कोई पद लीजिए पीछे वाला को घटाइए, तो 18 माइनस 21 यानी -3। अब देखिए 21, चलिए इसको ऐसे कीजिए, 21 इधर प्लस में तो इधर ला दीजिए माइनस में, -21 बराबर n माइनस 1 और इधर है -3। अब देखिए -3 गुना में तो इधर ला दीजिए भागा में, -3 बराबर n माइनस 1। अब माइनस माइनस कैंसिल, 3 सते 1, यानी क्या निकला 7 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर 7 प्लस 1 बराबर 8, 8वां पद होगा जो, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना था, एन पद लिखना है, जब शून्य पूछे तो इधर शून्य लिख दीजिए और एन निकाल लीजिए। वहीं कोई पद पूछे 8वां 9वां, तो एन बराबर 8वां 9वां डाल दीजिए। ये क्या होता है पहला पद और डी सारबंतर। समीकरण इतना का एक मूल निम्न में कौन है, अब इसका पूछना है मूल बताइए। अब मूल बताना है तो मूल निकालने के लिए आपको क्या बहुत सारा फॉर्मूला बताया गया था, कि गुणनखंड विधि है आपका,
विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, कौन सा है? एक फॉर्मूला वाला भी विधि है, कोई एक विधि से निकाल लीजिए। क्या निकालिएगा? चलिए कोई एक विधि से निकाल लीजिए। चलिए वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्योंकि इससे सब बन जाता है तो इसी को लिखिए। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी यानी 25 माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है माइनस 12 बटा 2a, 2 इंटू 2, तो -5 प्लस माइनस रूट, देखिए ये 25 है और प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 12वां 96, ये होता है ना, 12 दूना 24, 24 चौक 96 बटा 4। अब देखिए x बराबर क्या निकला, -5 प्लस माइनस, इधर जोड़ेंगे तो क्या हो जाए, 6 5 11, 9 2 11 1 12 बटा 4। अब देखिए -5 प्लस माइनस, ये 121 किसका होता है वर्गमूल 11 का, 11 बाहर निकलेगा 4, -5, तो देखिए अब एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए, तो हम प्लस ले लिए तो प्लस 11 बटा 4, ये क्या निकले 11 में से 5 गया 6 बटा 4, यानी 2 3 6 2 दूना 4, एक वर्गमूल तो ये निकला, प्लस लिए तो एक बार माइनस वाला ले लीजिए, तो -5 माइनस 11 बटा 4, 11 5 माइनस 16 बटा 4, इसको काटेंगे तो -4, एक -4 निकला। तो देखिए एक रूट मेरा निकला 3 बटा 2 और दूसरा निकला -4, तो देखिए इसमें कौन है, एक रूट -4 दिया हुआ था हमारा, -4 में आंसर मार देंगे। ठीक है, तो कई मेथड है, उसमें से हम बीजीए ये वाला सूत्र वाला मेथड आपको अप्लाई किए ताकि ये सब जगह अप्लीकेबल है, इसलिए इसको हमने यूज किया। यदि किसी बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब इसमें देख लीजिए -b क्या है, -b क्या है, इसके बगल वाला b होता है तो -2 है b, और a क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 निकल गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइन 90 माइनस ए। आपको हम पढ़ाए थे कि जब पूरा कोण वाला कंसेप्ट पढ़ाए थे कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, तो हमने बताया था साइन 90 माइनस थीटा जो होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में और ये थीटा, तो हमें आपको यहाँ पे बताया था कि साइन जो है बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। इसी तरह बदले थे हम, टेन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टेन में। उसी तरह हम आपको बताए थे कि सेक बदलता है कॉसिक में, कॉसिक बदलता है सेक। याद रखना चाहिए 90, जब 90 माइनस थीटा रहे या ए, यहाँ पे जो रहे, साइन है तो साइन किस में, कॉस में बदलेगा, कॉस ए, कॉस ए देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सेक ए के बराबर है, निम्न में कौन सेक ए के बराबर है, तो देखिए सेक किसका उल्टा होता है, सेक कॉस के उल्टा होता है, यानी सेक ए बराबर 1 बटा कॉस ए होगा। तो देखिए 1 बाई कॉस ए कहाँ है, 1 बाई कॉस ए ऊपर ही है, सेक किसका उल्टा था, कॉस का, तो 1 बाई कॉस ए होगा। ठीक है, ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन था। कॉसेक 44 और सेक 46 का मान ये क्या हमेशा एक होगा, तो देखते मार देना चाहिए, इतना हम ट्रिक बताए थे आपको। चलिए तभी हम बताते हैं कि आपको क्या, देखिए कि 44 और 46 को जोड़िएगा ना तो 90 होगा, 90 होगा यानी पूरा कोण का है, किसी एक को बदल दीजिए। कॉसेक को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 44, तो 90 में से 44 घटाइएगा क्या बचेगा, 10 में से 4 गया 6, 9 8 में से 4 गया 46, यहाँ लिखिएगा 46 बटा सेक 6। अब देखिए कॉसेक किस में बदलता है, सेक में, सेक 46, पहले से सेक 46 है, कट जाएगा, तो हमेशा बटा में रहे और ये दोनों एक दूसरे में बदलने वाला हो, एक दूसरे कॉस सेक में बदलता है, सेक कॉस में बदलता है, और दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो वो हमेशा बटा रहेगा तो 1 रहेगा और माइनस में रहेगा तो 0। ऐसा याद कर लीजिए ये सब ट्रिक। 2 कॉसेक स्क्वायर 60 का मान क्या होता है, तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर 60, ठीक है, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है आपका 1/2, 1/2, तो 1/2 इसका स्क्वायर, 2 गुना 1/4/2 देखिए आंसर। क्या देख रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होना चाहिए और आप जो पढ़े हैं थ्योरी उसी के हिसाब से सारा क्वेश्चन बनता है। अब देखिए साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 का मान बताइए। और अभी हमने आपको क्या बताया कि अभी साइन है
20 है और ये 70 है, 90 हो रहा है, यानी पूरक वाला तो कुछ ना कुछ तो होगा। साइन को बदलिएगा तो हम आपको क्या बताए थे कि अब इसको शॉर्ट में भी बताए थे कि अगर पूरक में बदलना है तो साइन किस में बदलता है, कॉस में, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आने दीजिए। अब 20 है तो यहाँ क्या आएगा, तो 90 में से 20 घटा दीजिए तो 70, यानी 70। पहले से साइन 70 है उसको रहने दीजिए। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया आंसर। आप जानते हैं ना ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 70 70 यानी दोनों सेम होना चाहिए बस। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 यानी आंसर। नेक्स्ट देखिए टेन थीटा कॉट थीटा, आपको मालूम है 1 होगा क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है, तो दोनों का सम है। अगर नहीं मालूम है तो लिख लीजिए टेन थीटा। कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का, तो 1/10 होगा, टेन टेन कैंसिल होगा तो 1 आएगा। चलिए ये भी आपको नहीं मालूम है, चलिए हम आपको बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी काम नहीं करे तो इसको साइन कॉस में बदलिए, तो साइन टेन थीटा को क्या लिखिएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखिएगा, कॉस बटा साइन थीटा। अब देखिए कॉस से कॉस कैंसिल होगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, क्या बचा 1। कई तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करने का, जो आपके लिए इजी हो वही तरीका अपना लेना चाहिए। किसी त्रिभुज एबीसी में जहां कोण बी समकोण है, यदि एबी बराबर इतना है, बीसी बराबर इतना है, तो एसी बराबर, पाइथागोरस है। बोल रहा है कि ए कहाँ, बी बी है समकोण, बी सी, बी समकोण है, यहाँ कोण बी समकोण, यदि ए बी बराबर 12 यानी ए 12 है, बी सी बराबर 5 है, तो ए सी बराबर निकालिए, पाइथागोरस है। तो पाइथागोरस में क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर स्क्वायर, ए बी क्या है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी 5 का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 बराबर ए सी स्क्वायर, 144 125 करिएगा तो 169 बराबर ए सी स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या लिखिएगा, 169 रूट अंडर में, तो किसका रूट होता है, 13 का होता है, यानी सर ये 13 निकले, पाइथागोरस का था। तो आप क्या देख रहे हैं कि इतना हम आपको 4 5 छठा सातवां जो चल रहा है सेट, सब में क्वेश्चन देख रहे हैं क्या, कि एक ही टाइप का कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा बार बार पूछा जाएगा, और यही आप पक्का गारंटी के साथ देखिएगा यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में भी जब छपेगा तो आपको याद आएगा ये सब देखा हुआ चीज़ें कि हाँ वहाँ बोला गया था, वहीं सब क्वेश्चन यहाँ छपा। बस जितना सेट कराया जा रहा है उसको ढंग से करिए, और उसके आसपास वाला जितना भी थ्योरी का कंसेप्ट बताया जा रहा है उसको समझ लीजिए, कि थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके क्वेश्चन आपसे पूछे तब भी आप बनाने में सक्षम। यदि देखिए इसका ये दिया हुआ है कॉट, हमको पूछ दिया है, तो कॉट बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि कॉस बटा साइन होता है, तो कॉस है साइन है तो इसको उधर भेज दीजिए, तो इधर 5/8 इधर रहने दीजिए, और इधर कॉस और इसको साइन लिख दीजिए। अब इसको 8 को इधर कर दिया था, 5/8, साइन को इधर कर दिया कॉस बटा, अब 5/8 तो रहने दीजिए, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा साइन कॉट होता है। ये तो पूछ रहा है कॉट थीटा, यानी ए दिया हुआ है तो यहाँ पे ए, तो कॉट ए बराबर क्या है 5/8, देखिए 5/8 कहाँ है, यहाँ देखिए 8/5 है, लेकिन नहीं 5/8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कॉट 60 का मान क्या होता है, अब देखिए कॉस 60 नहीं मालूम होगा, टेन 60 तो मालूम होगा, चलिए टेन 60 भी नहीं मालूम है सर जी, चलिए साइन 60 बटा कॉस 60 तो मालूम होगा। साइन 60 क्या होता है, साइन 60 1/√3, और कॉस 60 1/2, यही होता है ना 1/√, अब तो ई कितना निकल गया, 1 ऊपर जाएगा तो 2/√3, साइन 60 तो साइन 30 1/2 और 1/√3, ठीक है। अच्छा 1/2 2/√3 ना, 2/√3, 2/√3, और ये क्या हो जाता है, और आपका ये cos 60 1/2, अब देखिए 2/√3 गुना 2 बटा, कुछ गलती हो, ठीक है, टेन 60 क्या होता है √3 होता है, और इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 होना चाहिए, 2 कैंसिल होना चाहिए, साइन 60 होता है 2/√3, cos 60 1/2, 2/√3, और ये आपका 1/3, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट देखिए टेन 60 क्या होता है
3 होता है। टेन 60 का उल्टा कॉट होता है, यानी कॉट 60 बराबर क्या होगा 1/1060, और 1060 का 1/√3 यानी 1/√3 सर हो गया कॉट 60। ये सब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। हम आपको बताए थे कि साइन वाला जीरो, साइन वाला याद करिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन साइड √3/2, √3/2, और साइन साइन 90 1, यही आपने बताया था ना, √3/2 होता है। ठीक है, तो वैसे भी बनाइएगा तो आपको सेम में आ जाएगा। चलिए हम जो बता रहे थे ये देखिए, चलिए सही है, उससे भी बना लीजिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम डिले नहीं करना है, 55 मिनट होने वाला है, अभी 38 क्वेश्चन। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंबा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, एक खंबा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, और उन्नयन कोण कितना दिया है 60 दिया हुआ है, तो उसकी छाया की लंबाई बताइए। तो छाया की लंबाई क्या होगा, यही होगा ना, क्या लंबाई निकालिए, वो टेन थीटा लगा दीजिए, तो ए बी और सी मान लीजिए। तो टेन थीटा, टेन की थीटा कितना 60 डिग्री, क्या होता है P/B, P क्या दिया हुआ है 6, और B क्या दिया हुआ है BC, तो टेन 60 क्या होता है √3, तो BC इधर जाएगा तो BC बटा 6/√3। अब देखिए 6/√3 आया, तो क्या यही आंसर में दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, यानी नीचे से √3 हटाना होगा, क्योंकि ऊपर में रूट में है, √3 से ऊपर और √3 से नीचे कर दिए गुना। अब कर दिए तो ऊपर क्या बचा 6√3 और नीचे बचा 3, तो 3 से काटेंगे 2 मरतबे, यानी 2√3 आंसर। 2√3 आ गया। तो 2√3 देखिए ऑप्शन में है क्या, हाँ यहाँ पे है 2√3। कभी भी आपको जो आंसर निकाले, जैसे यहाँ पे √3 नीचे है, लेकिन ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया हमको, तो क्या देखना चाहिए कि नीचे में √3 नहीं, यानी √3 हटाया है तो ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए तो हट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो देखिए अर्धवृत्त बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा, जल्दीबाजी कीजिएगा गलती हो जाएगा। देखिए ये अर्धवृत्त है, ठीक, देखिए पूरा जब वृत्त रहता है तो इसका परिमाप क्या होता है 2πr, जब आधा होगा तो क्या होगा πr, ठीक, लेकिन परिमाप πr तो सिर्फ देखिए ये परिमाप क्या था, ये था, इसका था, जब आधा किए तो सिर्फ इसका निकाले क्या, नहीं, इसका भी तो ऐड करना होगा ना आप में। ये क्या होता है r होता है, r होता है, यानी r कॉमन निकालेंगे तो पाई प्लस, यानी ये अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है r प्लस पाई, r इंटू पाई प्लस 2। अब देखिए r पाई प्लस 2, और ये परिमाप कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ। देखिए r 22/7 प्लस 2 बराबर 36, r इसको कीजिएगा 7 × 14/36/7 आएगा बराबर 36, r बराबर क्या उधर जाएगा 36 × 7/36, 36 कैंसिल हो गया यानी 7, यानी r बराबर क्या होगा, त्रिज्या पूछा है तो r 7 सेंटीमीटर। हमेशा जब आए ना त्रिज्या तो देख लेना चाहिए, त्रिज्या पूछा कि व्यास पूछा, कभी कभी होता है ना कि त्रिज्या हम निकाल लें, वो भी ऑप्शन में आप पूछ रखा है, वो व्यास गलत हो जाता है मेरा, थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करना है, इजी क्वेश्चन में और बढ़िया से बनाना। एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, उसकी व्यास बताइए। जैसे देखिए यहाँ पे व्यास पूछा है और निकलेगा त्रिज्या, और हम गुना नहीं करेंगे तो 7 भी है 14 भी है ऑप्शन में, ये गलत कर लेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है πr² बराबर दिया हुआ 154, तो पाई क्या होता है 22/7, r² बराबर 154, r² बराबर क्या हो जाएगा 154 × 7/22। अब देखिए 22 सते क्या होता है 154 होता है, r² बराबर क्या हो गया 7 गुना, r बराबर √7 गुना 7, एक निकलेगा 7 बाहर, यानी त्रिज्या क्या निकला 7, जबकि पूछ रखा है व्यास, हम डबल करेंगे तो 14 सेंटीमीटर। अगर हम व्यास नहीं देखें तो त्रिज्या मेरा r निकला और ये हम आंसर मार देंगे, मेरा गलत हो जाएगा ना, तो थोड़ा देख लेना चाहिए, इसीलिए हम इस क्वेश्चन निकाले हैं कि आप देख लीजिए कि जब त्रिज्या निकले तो देख लीजिए क्या पूछ रहा है। पिछले वाला क्वेश्चन में त्रिज्या पूछ रहा था, त्रिज्या निकला और त्रिज्या ही पूछ रहा था, इस वाले में त्रिज्या निकला लेकिन व्यास पूछ रहा था, इसलिए डबल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेलन का व्यास इतना है और ऊंचाई इतना है, तो बेलन की वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए एक बेलन नहीं होता है ना, बेलन का व्यास दिया हुआ है, यानी r बराबर 14 होगा और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर बराबर h।
तो वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। बेलन का वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच होता है वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये परिधि और एच तक चले जाएंगे तो वही वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो 2 पाई आर इंटू एच क्या हुआ है? अच्छा निकालना ही है हमें, ठीक है। तो 2 22/7, आर कितना दिया हुआ है? 14, और एच कितना दिया हुआ है? 20। अब देखिए 7 दूना 14 करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 88 ना 20। आप करेंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 1760। 1760 देखिए कहीं है लिखा हुआ? 1760 सेंटीमीटर। बस आपको इस, जब ऐसा वाला क्वेश्चन में ना फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इसलिए हमने सब फार्मूला का रिवीजन करते रहिए। आप एक चार्ट बना लीजिए फार्मूला का और दीवार में साट दीजिए। हर कुछ दिन पे, 1-2 दिन पे आप पूरे फार्मूला को खड़ा होकर पढ़ लीजिए, वैसे आपको याद रहेगा। और कभी कभी लिख के फार्मूला को याद कीजिए कि हाँ बेलन का वर्कपीस का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का क्या होगा, ये सब लिख के। एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। गोला, अब देखिए गोला में भी वही कंसेप्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगा। अब गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का 4 पाई r²। अब इसको अर्धगोला बोल रहा है, अर्धगोला बोल रहा है। तो अर्धगोला का क्या करिए, जब 4 पाई r² है तो 2 पाई r² होगा। जब इसका पूरा का 4 पाई तो आधा का 2 पाई r²। लेकिन इसमें पूरा कुल पृष्ठ पूछ रहा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ में तो ये भी आएगा। ठीक है, ये भी एक सर्किल है, ये पाई r² होता है, इससे 2 पाई r इतना का, और पाई r², तो टोटल क्या होता है? 3 पाई r²। ठीक, 3 पाई r² कैसे आया? तो ऐसे आता है। अब बोल रहा है कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का बताइए। 7 त्रिज्या दिया हुआ है तो 3 22/7 और r 7 दिया हुआ है, यानी 7 × 7। ठीक है, एक 7 से 7 कट गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6 गुना 7, 7 छक 42 के 2, 4 7 छक 42, 4 46, 462 आंसर का हो। गलत हो गया, गलत हो गया, कैलकुलेशन गलत हो गया क्या? एक ठोस अर्धगोले का जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ 3 पाई और 2 पाई r², 3 पाई r², 3 पाई r², r 7 × 7, 7 से 7 कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 7 7 छक 42, 7 छक 42 और 4 7 छक 42, 4 46। कुछ तो गलत हो रहा है, यानी आंसर कुछ गलत हो गया क्या? 147 आना चाहिए। 3 पाई r², 49, 3 पाई r², ठीक है। अच्छा, एक देखिए, अब हमने पाई का वैल्यू डाल दिया है तो इतना आएगा, लेकिन पाई का, इसमें पाई का रहने दिया है। देखिए पाई का रहने दिया है तो घबराना नहीं है। जब आंसर आप कंप्लीट बनाइए ना तो सोचिए कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ इधर किए होंगे तभी वैसा है। जब पाई छोड़ देना है हमको। देखिए 3 पाई r², 3 रहने देना है, पाई रहने देना है। आर क्या है? तो 7 × 7, 7 का 3 पाई 7 × 7 = 49। अब देखिए 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो 9 × 27 के 7, 3 9 27 के 7, 3 9 27 2, 4 3 12 2 14, 117 पाई, 147 पाई। तो देखिए 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ध्यान देना है कि पाई छोड़ दिया है तो पाई हम क्यों रख देंगे, नहीं रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r²। तो मानिए एक वृत्त है जिसका r1 है और एक वृत्त है जिसका r2 त्रिज्या है, तो क्या होगा? पाई r1² बटा पाई r2²। क्या होगा? r1² बटा r2²। ये दिया हुआ है कितना? त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है इतना, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। यानी त्रिज्या का अनुपात r1 बटा r2 बराबर दिया है 2/3। r1 बटा r2 ही तो दिया हुआ है, क्या लिख सकते हैं? r1 बटा r2 का दी होल स्क्वायर और 2/3 का दी होल स्क्वायर, 2/3 का दी होल स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9, ठीक, 4:9। बस कुछ नहीं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि क्षेत्रफल जो होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r² का हो। त्रिज्या का अनुपात 2/3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? उसी का स्क्वायर के अनुपात में होगा। तो 2/3 दिया हुआ है, 4/9, 4:9। नहीं हो तो फिर कर लीजिए एक एक करके, भी आएगा उसमें। यदि किसी त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण की माप थीटा हो तथा त्रिज्या r हो तो इसकी चाप। अब देखिए एक सेंटर है और एक त्रिज्य खंड है, तो
ए बी जो चाप होता है, चाप ए बी की लंबाई, लंबाई बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 गुना, और चाप है तो 2 पाई आर, क्या होगा 2 पाई आर। देखिए 2 पाई आर थीटा बटा 360 है क्या, 2 पाई आर थीटा बटा 360 है। अगर कहीं कहीं क्या करेगा, ये 2 से कैंसिल कर देगा, इसको क्या हो जाएगा थीटा बटा 180, और इधर होगा पाई आर। जैसे 180, अगर यहां से 2 हट जाता सिर्फ, तो पाई आर थीटा बाई 180, तो मेरा आंसर ए भी हो जाता। ध्यान रखिएगा, कहीं आंसर ए ना बना के कहीं आंसर ऐसा बना दे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि 2 से काट के भी बना सकते हैं। 2 3 4 5 6 की माध्य क्या होता है, देखिए सरल जब संख्या आंकड़े दिए रहते हैं तो उसको आरोही या अवरोही में सजा देते हैं। देखिए ये सजा हुआ है 2 3 4 5 6, उसके बाद देखते हैं कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, यानी विषम संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या होता है तो क्या होता है, n+1 बटा 2 जो होगा, नंबर का पद जो होगा ना, ये वाला पद होगा, वही हमारा माध्यिका होगा। तो n क्या है 5, 5 + 1 बटा 2, यानी 6 बटा 2 3, तीसरा पद जो होगा वही हमारा माध्यिका होगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद माध्यिका हमारा माध्यिका। ठीक है, सरल आंकड़ा जब दिया हुआ रहता है तो हम ऐसे सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हम आपको हमेशा बताएं किसी घटना की प्रायिकता हमेशा 1 से छोटा, 0 से बड़ा और बराबर होगा। 1 से छोटा या बराबर, 0 से बड़ा। तो देखिए 0 से 1 से छोटा है चलेगा, 1 से बड़ा हो गया नहीं चलेगा जी, सब छोटा छोटा। प्रायिकता हमेशा, अरे प्रायिकता है हमेशा 1 से छोटा, 0 से बड़ा, और जब परसेंटेज में लिखिएगा तो 100% से छोटा और 0% से बड़ा, बराबर। ठीक, वर्ग अंतराल 10 से 20, 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होता है। तो देखिए वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है ना, वर्ग चिन्ह बराबर जो होता है, तो दोनों जो वर्ग सीमा है ना, उसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा का जोड़, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा का जोड़ बटा 2, 10 20 30 बटा 2, देखिए 15 ऑप्शन में होगा। तो वर्ग चिन्ह हमेशा कैसे निकलता है, जो वर्ग दिया हुआ है वर्ग अंतराल, उसके निम्न सीमा और उच्च सीमा का जोड़ कीजिए बटा 2 कीजिए, एवरेज निकालना है मूलतः। किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। किस आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात है, देखिए तोरण से क्या ज्ञात किया जाता है माध्यिका, आप पढ़े होंगे कि से अधिक तोरण और से कम तोरण, और उसका जो कटान बिंदु होता है वही हमें माध्यिका देता है, यानी माध्यिका के लिए तोरण निकालना होगा। अब आयत चात्र जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बोलते हैं, हिस्टोग्राम से क्या निकालते हैं हम, बहुलक निकालते हैं। बहुलक पूछेगा, बहुलक किससे निकालते हैं, तो आयत चित्र या हिस्टोग्राम से निकाल। अब पूछेगा तो भी बारंबारता बहुभुज क्या है सर जी, बारंबारता बहुभुज कुछ नहीं है। बारंबारता बहुभुज जब बारंबारता दिया रहेगा ना, तो आपको ऐसे ऐसे बनाना रहता है। ठीक, और बारंबारता बहुभुज का ही जो बीच वाला पॉइंट जो होता है ना, जो मिला देते हैं, तो यही हमारा आयत चित्र हिस्टोग्राम बन जाता है। तो आयत चित्र या हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें पहले बारंबारता बहुभुज बनाना रहता है, और इसके बीच वाले पॉइंट को सरल रेखा से जोड़ देना रहता है, तो हमारा हिस्टोग्राम। तो हमेशा याद रखिए आयत चित्र या हिस्टोग्राम से बहुलक निकलता है, तोरण से माध्यिका निकलता है। एक पासा को एक बार फेंकने पे 5 आने की प्रायिकता क्या है, तो देखिए इस सब का क्वेश्चन का जवाब एक लाइन में। एक पासा को, तो पासा में 6 सभी संभावित परिणाम, तो 6। अब बोला है 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, एक पासा फेंकेंगे तो यही आएगा। 5 कितना बार है, एक बार, तो यानी एक, यानी ठीक। सबको बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो सिर्फ 2 से 3 लेक्चर है एक एक घंटे की, और देख लीजिए प्रोबेबिलिटी की हम गारंटी के साथ कहते हैं एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं। ठीक है, चलिए अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग, तो लाल रंग का पत्ता कितना 26, ये रानी होने का, तो हर कलर में एक रानी, हर जो पत्ता होता है 52, 13 का ग्रुप होता है, सब में एक एक रानी होता है, और लाल वाला ग्रुप कौन, 2 होता है, नहीं 2 रानी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या, एक लाइन में 52 पत्ता है तो 52 तरीका सभी संभावित परिणाम, और लाल रंग का रानी चाहिए था, लाल रंग का रानी क्या होता है, 2 होता है, 2/52।
26 1/26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, थैंक यू। इसी के साथ आपका ये सेट भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो और कंटेंट, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों पर बताएं, मोटिवेट करें कि हम